हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये जो सवाल है ये ज़्यादातर आपको पूछा जाता है, तो उसका आंसर जो है वो आपने इस तरीके से देना है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट ऑकरेंस होता है तो इमीडिएटली आपको उसको कैरिड आउट करना है और उसमें फाइंड आउट करना है कि उसके रियल फैक्ट्स क्या है, यानी कि किस कारणवश वो एक्सीडेंट हुआ है। और वो इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में ये सेम टाइप का जो एक्सीडेंट है वो नहीं होना चाहिए, उसको हम अवॉइड कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका आंसर आपको ऐसा देना है कि सर एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक यानी कि एक्सीडेंट की जो डिटेल्स होती है वो मेंटेनेंस करना, वो यानी कि एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक यानी कि 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उन सारी डिटेल्स को मेंटेन करके रखना, यानी कि वो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है कि सर जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है हम वहाँ सबसे पहले कैरिड आउट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि वहाँ पर इंज्योर पर्सन्स कौन है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी डेसिग्नेशन क्या है, उसकी उम्र कितनी है। फिर हम देखेंगे कि वो एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें टाइप्स ऑफ हजार्ड्स क्या है जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम लिखेंगे कि डेट कौन सी है उस दिन जहाँ पर हुआ है, ये टाइम कौन सा था। फिर फाइंड आउट करेंगे कि उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम करेक्टिव एक्शन लेंगे उस एक्सीडेंट के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है हम वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बतानी है जब भी आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन से ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसमें आपको ये आंसर देना है कि सर केयरलेसनेस हो गया। फिर उसके बाद है फूलिंग यानी कि स्टुपिडिटी काम के प्रति। फिर उसके बाद आपको बताना है कि काम करने में यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने में हरी करना यानी कि जल्दबाजी करना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाउसकीपिंग में लेजीनेस करना, लंच टाइम के लिए जल्दबाजी करना। फिर उसके बाद है कि अगर वो ज़्यादा वरी करता है तो उसकी वजह से लैक ऑफ अटेंशन काम पर हो जाता है। फिर उसके बाद है कि अल्कोहल और ड्रग्स का अगर कंज्यूमशन अगर वो करता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है कि जो पर्सन काम कर रहा है उसकी लैक ऑफ स्किल या फिर उसका अगर एक्सपीरियंस कम है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है नॉट यूजिंग पीपी यानी कि पीपी का अगर वो इस्तेमाल नहीं करता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो सवाल पूछते हैं कि कौन से ह्यूमन फैक्टर्स है कि जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट के क्या कारण है वो आपको बताना है। तो सिंपल तरीके से आपको बताना है कि सर एक्सीडेंट के जो कारण है वो दो है, वो है डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। तो डायरेक्ट कॉज में आपको बताना है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, वो डायरेक्ट कॉज में आता है। फिर इनडायरेक्ट कॉज में आपको बताना है कि लैक ऑफ नॉलेज और स्किल, फिर बताना है इम्प्रॉपर एटीट्यूड, और फिर उसके बाद बताना है कि फिजिकल या फिर मेंटल डिफिशियंसी। तो ये जो कॉजेस है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स। और ये भी जो सवाल है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ एग्जाम्पल बताएं हमें अनसेफ ऐड के, यानी कि अनसेफ ऐड के आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि अनसेफ ऐड यानी कि होता क्या है। तो उसका जो आंसर आपको इस प्रकार देना है कि कोई भी अथॉरिटी आपके पास नहीं है और फिर भी आप इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हो तो वो अनसेफ एक्ट में आता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वार्निंग है उसको अगर फेलर करते हो, मतलब स्पीड लिमिट जो है वो 40 की है और अगर आप 50 या फिर 60 की करते हो तो वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है फेलर टू यूज़ पीपी यानी कि पीपी का जो है वो यूज़ करने में आप फेल होना या फिर उसका यूज़ ही नहीं करना। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर आपको टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है वहाँ पर उसका इस्तेमाल न करके आप जो है डायरेक्ट हैंड का इस्तेमाल करके काम करते हो तो वो भी जो है वो अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि अनसेफ लोडिंग या फिर प्लेसिंग या फिर स्टैकिंग, तो वो भी जो है वो अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है अनसेफ पोजीशन या फिर पोस्चर, वो भी अनसेफ एक्ट है। वर्किंग ऑन मूविंग इक्विपमेंट यानी कि चलते जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर काम करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है कि जो भी रनिंग मशीन है उसके ऊपर काम करते समय अगर आपने लूज क्लोथिंग पहने हैं तो वो भी जो है वो अनसेफ एक्ट है।
फिर उसके बाद है कि अगर आपको ऊंचाई पर काम करना है और आपने जो सेफ्टी बेल्ट है उसका इस्तेमाल अगर नहीं करते हो तो वो भी अनसेफ एक्ट है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बताने हैं अनसेफ एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसेफ कंडीशंस के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो ये भी सवाल जो है वो आपको इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि अनसेफ कंडीशन यानी कि होता क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है कि सर अनगार्डेड जो मशीन होती है या फिर इक्विपमेंट है, मतलब जो भी मशीन या फिर इक्विपमेंट है उसको गार्ड नहीं है, वो एक अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद आपको बताना है पुअर लाइटिंग, नैरो रोड, इम्प्रॉपर स्टैकिंग, ऑयल ऑन फ्लोर यानी कि फ्लोर के ऊपर जो भी ऑयल है वो भी अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ वेंटिलेशन या फिर इम्प्रॉपर वेंटिलेशन भी उसको बोल सकते हैं। फिर है अनसेफ डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद है कि जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट की जो डिफेक्टिव कंडीशन है वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है अनसेफ मेथड या फिर प्रोसीजर, यानी कि जो भी मेथड बनाई गई है काम करने के लिए या फिर जो भी प्रोसीजर बनाई गई है काम करने के लिए वो अगर अनसेफ है तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। और फिर उसके बाद है बैड हाउसकीपिंग। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको सवाल पूछते हैं अनसेफ कंडीशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट की आप रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर सबसे पहले जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी हम डेट टाइम वो नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखेंगे कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कौन सी एक्टिविटी के दौरान हुआ है, उस एक्टिविटी की टोटल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, यानी कि व्हाट हैपन एट दैट टाइम। तो ये जो सारी डिटेलें हम ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से जो ये एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्सीडेंट के क्या कॉजेस है, क्या कारण के वर्ष ये जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम करेक्टिव एक्शन जो है वो उसके लिए सजेस्ट करेंगे ताकि ये जो एक्सीडेंट है ये दोबारा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो नीचे में जो है वो सिग्नेचर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का रहेगा, सेफ्टी इंचार्ज का रहेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर का रहेगा। तो इस हिसाब से जो है हम एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सीडेंट प्रिवेंशन। और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन यानी कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है अनसेफ मैकेनिकल और फिजिकल कंडीशन को, उसे एक्सीडेंट प्रिवेंशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। तो इसमें आपको बताना है कि सर मैनेजमेंट जो है वो सेफ्टी पॉलिसी को लिखते हैं और वो किसके बारे में लिखा जाता है, तो मैन, मटेरियल और मशीन्स की सेफ्टी के बारे में जो है वो ये सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं और फिर उसको इशू किया जाता है। फिर ये सेफ्टी पॉलिसी इशू करने के बाद इसको बाहर लाया जाता है और फिर बाहर लाने के बाद इसको सर्कुलेट किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट हो, मिडल मैनेजमेंट हो और वर्कर्स में इसको सर्कुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट की जो मीटिंग है वो भी की जाती है। फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो 1 इन 3 मंथ्स जो है वो होना चाहिए और सेफ्टी ऑडिट जो है वो 1 इन ईयर जो है वो होना चाहिए। ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आपको एक ब्रीफ नोट बतानी है और ये जो सवाल है वो ज़्यादातर इसलिए पूछा जाता है ताकि सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आपको कितना नॉलेज है वो इसमें देखा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का सेफ्टी और हेल्थ जो है वो प्राइम कंसर्न होता है कंपनी का। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हर एक जो कंपनी है उसको रिक्वायर होती है पॉलिसी की, वो दोनों में, लेटर में और स्पिरिट में। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कंपनी को जो भी एक्ट है जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, फिर लॉज हो गए, रूल्स और रेगुलेशंस, इसके तहत जो है उसको कंप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद है कि कंपनी को जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके हेल्थ, सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के प्रति उनको जागरूक रहना है और वो बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कंपनी को उसका खुद का सेफ्टी और हेल्थ जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एडॉप्ट करने पड़ते हैं जहां पर भी जो लॉज है वो अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि किसी कंपनी में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है कि सर
पर्सनल इंजरी जो होती है वो एक्सीडेंट के रिजल्ट की वजह से होती है, और एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्शन या फिर अनसेफ मैकेनिकल या फिर फिजिकल कंडीशंस या फिर इन दोनों की वजह से होती है। और फिर ये जो अनसेफ एक्शन या फिर अनसेफ कंडीशंस है, यानी कि जो भी मैकेनिकल या फिर फिजिकल जो कंडीशंस है, ये होती है ओनली बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग द पार्ट ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो पर्सन्स है उसकी गलती के कारण जो है वो ये एक्सीडेंट होता है। और फिर ये जो पर्सन्स की गलती होती है ये या तो इन्वायरमेंटल या फिर उस पर्सन्स को लैक ऑफ नॉलेज होना या फिर उसकी जो स्किल है वो कम होना या फिर उसका इम्प्रॉपर एटीट्यूड होना, उसकी वजह से आदमी की गलती होती है। यानी कि इसमें 4 सीक्वेंस जो है वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपीई, यानी कि पीपीई के कितने टाइप्स हैं। तो आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर पीपीई के मेनली 2 टाइप्स है, उसमें एक है रेस्पिरेटरी, दूसरा है नॉन रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में आता है एयर सप्लाई और दूसरा आता है एयर प्यूरिफाई। तो एयर सप्लाई में आता है कॉम्प्रेस एयर ब्रीथिंग एपरेटस सेट, और फिर एयर प्यूरिफाई में आता है कैनिस्टर गैस मास्क, केमिकल कार्ट्रिज, रेस्पिरेटर, सर्जिकल कॉटन मास्क, डस्ट फिल्टर मास्क यानी कि डस्ट रेस्पिरेटर। तो ये आपको बताना है। और फिर दूसरा है नॉन रेस्पिरेटरी, तो उसमें आता है सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लोव्स, कवरऑल, एयर मफ, एयर प्लग एक्सेट्रा। तो ये जो है ये मेनली 2 टाइप्स है पीपी के, जिसमें रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी है। तो ये आंसर आपको देना है जब भी वो आपको सवाल पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ पीपी क्या है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सीडेंट के कितने टाइप्स है। तो इसका जो आंसर है आपको इस प्रकार देना है कि सर एक्सीडेंट के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है नियर मिस एक्सीडेंट, जिसमें एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर उसके बाद है नो लॉस्ट टाइम इंजरी, यानी कि उसमें अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो विथ इन 40 आवर्स जो इंज्योर पर्सन है वो साइट पर रिपोर्ट करता है और अपने काम को रिज्यूम करता है, तो वो नो लॉस्ट टाइम इंजरी में आता है। फिर उसके बाद है लॉस्ट टाइम इंजरी। तो लॉस्ट टाइम इंजरी यानी कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से जो पर्सन है वो 48 आवर्स के भीतर में साइट पर नहीं आता या फिर काम को रिज्यूम नहीं करता, तो वो लॉस्ट टाइम इंजरी होती है। और फोर्थ है फटल एक्सीडेंट, यानी कि जिसमें आदमी की जान जाती है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल रिस्क, यानी कि रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम रिस्क को एलिमिनेट करेंगे। अगर एलिमिनेट नहीं होती है वो रिस्क तो हम उस रिस्क को रिप्लेस करेंगे। अगर वो रिप्लेस भी नहीं होती तो उसके बाद हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद भी अगर रिस्क रिड्यूस नहीं होती तो फिर हम इंजीनियरिंग कंट्रोल करके उस रिस्क को कम करेंगे। फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम पीपीई अप्लाई करेंगे। तो ये आंसर आपको बताना है जब भी वो आपको सवाल पूछेंगे कि रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने कैसे जवाब देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।